हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। बेसिकली आप लोगों के रिक्वेस्ट के अनुसार जो 3 चैप्टर्स छूट गए थे मेडावल इंडिया के डिस्कशन में, उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और वैसे तो पुराने लेक्चर्स मौजूद थे, लेकिन मैंने सोचा कि इसको फ्रेश सीरीज के रूप में डाला जाए सो दैट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के ऊपर क्लियरिटी से हो सके। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो ये जो रीजनल किंगडम्स की बात करी जा रही है, बेसिकली इसके पीछे कहानी ये है कि जब मेडावल इंडिया का फेज था तो ऐसा नहीं था कि सारे के सारे जो रीजन थे वो मुगल या फिर दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में थे। कुछ ऐसे भी रीजन थे जो आउट ऑफ देयर कंट्रोल था, और कुछ ऐसे भी आने वाले समय में किंगडम आएंगे जो कहीं ना कहीं मुगल अथॉरिटी या दिल्ली सल्तनत से इंडिपेंडेंसी गेन करेंगे जब कभी भी वीक रूलर आपका सेंट्रल एम्पायर में बैठेगा। और ये कहानी आपने जरूर सुनी होगी वेरियस किंगडम्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, ये जो आपका बहमनी किंगडम आगे जब हम देखेंगे तो बेसिकली ये एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम सेटअप होता है, आई थिंक कि 15-16 सेंचुरी के दौरान। उसके बाद जब बहमनी किंगडम में आपका वीक रूलर आने लगते हैं तो एक एक करके आपका जो मुगल रूलर है, पहले अकबर करता है, फिर औरंगजेब करता है, ऐसे कर करके बहमनी किंगडम को कंट्रोल में ले लिया जाता है। तो ये सब कुछ चीजें चल रही होती है। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो आपका एम्पायर वाला सिस्टम है, एक चीज वही होती है कि जब कभी वीक रूलर आएगा तो दूसरे रूलर या दूसरे किंगडम के रूलर इंतजार में रहते हैं कि उसे कैप्चर कर लिया जाए, है ना। जब कभी आएगा, आपने गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा, है ना, या फिर आपने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा। साथ ही साथ ये भी देखा होगा कि विद इन द एम्पायर कुछ ऐसे नोबल्स हो सकते हैं या चिफेटियंस हो सकते हैं जो पावरफुल हो जाते हैं और वीक रूलर को डिथ्रोन करके खुद गद्दी संभाल लेते हैं और दूसरे डायनेस्टी के नाम से, दूसरे किंगडम के नाम से वो चलाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। और इस पीरियड में आपको भी पता है कि मुगल इंपेरियर या फिर दिल्ली सल्तनत का रूल चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे किंगडम्स होंगे जहां पर इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी कह सकते हो या फिर इंडिपेंडेंट किंगडम मौजूद होंगे। उसमें से आपका है अहोम ऑफ असम, यानी कि अहोम किंगडम ऑफ असम। और पहली बात तो ये कि जब ये आपका अहोम किंगडम सेटअप किया जाता है तो अहोम्स कौन है ना, अहोम्स कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अहोम्स बेसिकली इंडियन रीजन से नहीं थे। ये एक्चुअली मंगोलॉयड ट्राइब थे जो मंगोल रीजन से बेसिकली आए थे और यहाँ पर फिर आके अपने आप को सेटअप करते हैं। और उसके बाद आपका धीरे धीरे जैसे जैसे ये किंगडम फ्लरिश होता है, अपने आप को बिग बनाते जाते हैं और अल्टीमेटली वहां के रीजन को अपने आप में ये कंट्रोल करने लगते हैं। और अगर बेसिक की बात करते हैं, लेट्स मूव। जो हिस्ट्री ऑफ असम है, पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपको लोकेशन देखना पड़ेगा असम को। अगर आप लोकेशन देखते हो असम का तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बॉर्डरिंग नेशन है, एक तो तिब्बत सराउंड करता है, तिब्बत या चाइना आप सेम कह लो। उसके बाद आपका बर्मा, दैट इज प्रेजेंट डे म्यांमार है। उसके बाद क्या, और भी जो आपके डिफरेंट रीजन्स के जो असम के आसपास होंगे उसका आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो तिब्बतो बर्मन, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रोएशियाटिक कल्चर, इन सब का इन्फ्लुएंस आपको असम में मिलेगा। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ असम। एज वेल एज इतना ही नहीं, और भी डिफरेंट रीजन से जो लोग हैं वो इन रीजन में आते रहे हैं, चाहे वो ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, नॉर्थ का हो। और अहोम की बात मैंने की ही, मंगोलॉयड ट्राइब कह सकते हो फ्रॉम नॉर्थ बर्मा, प्रेजेंट डे म्यांमार। और जब ये मंगोलॉयड ट्राइब आए थे तो धीरे धीरे क्या करें, इस रीजन में इन्होंने अपना पावरफुल किंगडम बनाया इन द 13th सेंचुरी। और धीरे धीरे, वैसे तो ओरिजिनली ये हिंदू कम्युनिटी नहीं थे, बट धीरे धीरे अपने आप को ये हिंदुइज्म की डायरेक्शन में मूव करते हैं और अल्टीमेटली हिंदुनाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि हिंदू धर्म धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड जो आपका नाम प्रेजेंट डे असम है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम देम, ये भी बात है। एंड जब ये आए तो इससे पहले भी तो कोई ना कोई रीजन
और पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद होगा जो असम में ऑपरेट कर रही होंगी, है ना। तो वहां पर आपका लैंडलॉर्ड सिस्टम था, यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं दैट इज योर पीपल, उसको कंट्रोल करते थे लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, है ना। तो वहां के लैंडलॉर्ड्स को भूयांश कहा जाता था। तो जब ये आपके अहोम किंगडम के जो किंग आते हैं और अल्टीमेटली इस लैंडलॉर्ड वाले सिस्टम को ओवरथ्रो करके अपना पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं। और एक खास बात अहोम किंगडम में देखने को मिलती थी कि ये कि जो अहोम स्टेट है वो डिपेंडेंट होते थे फोर्स्ड लेबर के ऊपर, कोल पैक्स, है ना। तो फोर्स्ड लेबर कोल पैक्स कहने का मतलब ये कि टैक्स फॉर एग्जांपल आज आपको देना पड़ता है कि अथॉरिटी को, उस समय फोर्स लेबर देने पड़ते थे हर एक फैमिली को जो भी विलेज में रिसाइड करते हैं। तो उस फोर्स लेबर को पैक्स कहा जाता था। आप देख सकते हो यहाँ पर ईच विलेज हैज टू सेंड ए नंबर ऑफ पैक्स बाय रोटेशन, और ऑलमोस्ट ऑल मेल एडल्ट सर्व्ड इन द किंग्स आर्मी ड्यूरिंग द वॉर। तो जब कभी भी वॉर होता था तो ये जो आपके फोर्स लेबर लड़ने के लिए तैयार होते थे टू सेफगार्ड द किंग एंड एक्टिंग एज ए किंग्स आर्मी। एंड बुरंजिस द हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ अहोम्स, ये आपको अहोम किंगडम के हिस्ट्री के बारे में, उनके रूलर कैसे वो आए और कैसे एस्टेब्लिश किए, इन सब के बारे में जानकारी देता है। इसे याद रखना आपको ना, बुरंजिस। एंड ओरिजिनली अहोम वर्शिप देयर ओरिजिनल ट्राइबल गॉड, लेकिन 17th सेंचुरी सीई आते आते इन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया, बट उन्होंने अपने कहीं ना कहीं ट्राइबल कल्चर को फुल्ली लेफ्ट नहीं किया, अभी भी उनके कुछ कल्चर मौजूद है उनके साथ। एंड अहोम सोसाइटी डिवाइडेड है इनटू खेल या फिर क्लान कह सकते हो। तो ये हमने अहोम किंगडम या फिर किंगडम ऑफ असम के बारे में डिस्कस किया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, गोंड्स। तो गोंड्स की बात करें तो सबसे पहले बात तो ये आपको याद रखना चाहिए कि गोंड्स कहाँ पे इनहेबिट करते हैं। तो प्रेजेंट डे ये जो आपका साउथ इंडिया वाला मैप है जिसमें आपका ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सब जो रीजन आ जाते हैं, यहाँ पर गोंड ट्राइब इनहेबिट करते हैं, है ना। तो जो अकबरनामा है, अकबरनामा आपको भी पता है कि बायोग्राफी ऑफ अकबर है, किसने लिखी थी ये आप हमें बताइए। इसमें गोंड किंगडम की मेंशन भी करी गई है इन द गर कटंगा। एंड ये जो आपका गोंड किंगडम है वो डिवाइडेड था गर में। 84 का हिंदी मीनिंग 84 होता है, और यहाँ पर आपका 84 मीन्स 84 विलेजेज का एक यूनिट जो कि गर से नीचे लाई करेगा। घर से नीचे लाई करने का मतलब सबसे पहली बात तो ये कि घर होगा, घर के अंदर आपका 84 दैट इज यूनिट ऑफ 84 विलेज होगा, और उसके नीचे आपका होता है बहुत यानी कि डिवीजन ऑफ 84 इंटू 12 विलेजेस। तो सेम लाइक जैसे आज आपका प्रेजेंट डे स्टेट है, उसके बाद स्टेट को हम डिस्ट्रिक्ट में बांटते हैं, उसी प्रकार से उसी अंदर को जब हम जाते हैं तो विलेजेज में बांटा जाता है, टाउन्स में बांटा जाता है ना। तो सिमिलरली यही था आपका घर 84 बहुत 84 मतलब 84 होता है, आपको पता है, यूनिट ऑफ 84 विलेजेज। एंड बहुत यानी कि डिवीजन ऑफ 84, फर्दर 84 को जब डिवीजन किया जाएगा 12 विलेज के ग्रुप में तो आपका बहुत बनेगा। एंड द फेमस क्वीन दुर्गावती बिलोंग टू दिस डायनेस्टी, ये भी आपको याद रखनी है। एंड ओडिशा में कौन से किंगडम, कौन से रूलर रहे हैं, तो ओडिशा में बेसिकली गजपति डायनेस्टी स्टेब्लिश की जाती है कपिलेंद्र देव के द्वारा 1435 सीई में, जब आपका लास्ट ईस्टर्न किंग दैट इज द भानुदेव IV आपका फॉल होता है इनका, है ना। और गजपति का अगर एटिमोलॉजिकली मतलब देखें तो इसका मतलब एक किंग विद एन आर्मी ऑफ एलिफेंट। गज संस्कृत में मतलब होता है एलिफेंट, आपको ही पता होगा, है ना। एंड नरसिम्हदेव, यहाँ पर नरसिंह नहीं नरसिम्हदेव बेसिकली होगा, नरसिम्हदेव I, इन्होंने कोणार्क टेम्पल बनवाया था, याद रखना है आपको। नरसिम्हदेव I जो आपके गजपति डायनेस्टी के थे, इन्होंने कोणार्क टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया था। कोणार्क टेम्पल के बारे में 2-3 पॉइंट्स और भी जान लेना है। कोणार्क के साथ आपका जगन्नाथ टेम्पल ये भी जानना होगा आपको, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। और इन द मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी गजपति रूलर्स बेसिकली राइज करते हैं एंड दे रूल ओडिशा अंटिल द एंड ऑफ द लोधी पीरियड। नाउ अगर मेवाड़ रीजन की बात करें तो मेवाड़ रीजन को जानने से पहले आपको मेवाड़ का लोकेशन पता होना चाहिए। मेवाड़ का लोकेशन की बात करें तो जो आपका राजस्थान वाला रीजन है, राजस्थान वाला रीजन है बेसिकली, इधर जो आपका राजस्थान वाला रीजन होता है वो उसको मेवाड़ रीजन कहते हैं ना। तो मेवाड़ या फिर उदयपुर किंगडम, ओरिजिनली इस किंगडम को मेदपट किंगडम कहा जाता था, लेकिन ओवर टाइम ये जो मेदपट है वो मेवाड़ बन गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो रूलर्स होते थे मेवाड़ के वो
महाराजा का टाइटल ना यूज करके महाराणा का टाइटल यूज किया करते थे ना, महाराणा। और महाराणा इन द सेंस कि वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे, प्राइम मिनिस्टर ही कह लो आप, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ द टाइपिकल महाराजा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है ना। एंड राणा कुंभ, और इनके पीरियड देख लो 1433 से 1468 एडी। मोस्ट फेमस रूलर थे राणा कुंभ। और राणा कुंभ ने बुक भी लिखा है, संगीत प्रिय, सुधा प्रबंध, रासिक प्रिय, काम राजा रतिसार। ये बुक के नाम आपको याद रखने हैं। एंड साथ ही साथ कुंभ ने, यानी कि राणा कुंभ ने विक्ट्री टावर, दैट इज कॉल्ड कीर्ति स्तंभ। कीर्ति मतलब होता है ना विक्ट्री, कीर्ति लहराना। उसी प्रकार से कह सकते हो कि कुंभ ने, यानी कि राणा कुंभ ने विक्ट्री टावर इरेक्ट किया था, कॉल्ड कीर्ति स्तंभ एट चित्तौड़, विच मार्क ए विक्ट्री ऑफ हिज कन्क्वेस्ट। और इन्होंने कंसोलिडेट किया फोर्टिफिकेशन ऑफ चित्तौड़ एंड कंस्ट्रक्टेड रोड रनिंग थ्रू इट्स 7 डूर्स। एंड इनको संगीत शिरोमणि भी कहा जाता है। और ये आउटस्टैंडिंग ट्रिटाइज इंडियन म्यूजिक के ऊपर लिखा करते थे। फॉर एग्जांपल संगीत राज एज वेल एज अदर वर्क्स लाइक संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर एंड शुद्ध प्रबंध, है ना। तो ये सब जो है इन्होंने वर्क बेसिकली लिखा है। तो ये भी याद रखना है संगीत शिरोमणि, बिकॉज म्यूजिक के ये शौकीन कह सकते हो, दैट्स वाई इनको संगीत शिरोमणि भी कहा जाता था। और कुछ इंपॉर्टेंट आउटस्टैंडिंग ट्रिटाइज ऑन इंडियन म्यूजिक जो इन्होंने लिखा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर एंड शुद्ध प्रबंध। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की बात इंटरेस्टिंग है, बिकॉज कश्मीर के बारे में हमको जानकारी खासकर मेडावल पीरियड के रूलर के बारे में रजत रंगिनी से प्राप्त होता है। रजत रंगिनी बेसिकली कश्मीर की हिस्ट्री को बतलाता है, रिटन बाय कालहना इन द मिड 12th सेंचुरी। और इसी बुक में कहा गया है कि जो वैली ऑफ कश्मीर था वो एक समय में लेक हुआ करता था, है ना। तो ये बात इसी बुक में कही गई है रजत रंगिनी में, कि जो आपका वैली ऑफ कश्मीर है उसे फॉर्मली लेक कहा जाता था, मतलब फॉर्मली ये लेक हुआ करता था, कहने का मतलब ये। और जैनुल आबेदी ग्रेटेस्ट रूलर थे कश्मीर के, और उनको बादशाह भी कहा जाता था, मीनिंग द ग्रेट सुल्तान। एंड अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था, हु वाज बेनेवोलेंट, लिबरल, इनलाइटेंड रूलर सिमिलर टू द अकबर, दैट्स व्हाई इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था। और इन्होंने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। कैसे? तो इन्होंने डैम्स बनवाए, कैनाल्स बनवाए, साथ ही साथ मेंटेनेंस ऑफ एग्रीकल्चरल रिकॉर्ड्स भी किया करते थे, है ना। तो ये सब आपको बातें याद रखनी है। और फॉर एग्जाम्पल ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड जैन लंका, याद रखना है इन्होंने जैन लंका भी कंस्ट्रक्ट किया था, विच इज द आर्टिफिशियल आइलैंड ऑन द उलर लेक। इसको अच्छे से याद रखना है आपको, जैन लंका इट इज आर्टिफिशियल आइलैंड ऑन द उलर लेक। उलर लेक के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी हाल फिलहाल में वेटलैंड घोषित किया गया है, फॉर एग्जाम्पल सोमकर और 2-3 इंपॉर्टेंट लेक्स जो वहां पर है, सोमुरारी, सोकर, उलर लेक, और एक और शायद लेक है जो फॉरगेट कर रहे हैं, बट वो भी है, आपको याद रखने होंगे क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेनी संस्कृत वर्क्स जैसे आपका राज तरंगिनी, महाभारता ट्रांसलेट की गई पर्शियन में अंडर हिम। एंड 1586 सी में अकबर ने कन्क्वेर कर लिया कश्मीर को एंड बिकेम ए पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर देयर आफ्टर। एंड नाउ वी हैव द सर्की ऑफ जौनपुरी। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस रीजन, तो मलिक सरवार इन्होंने फाउंडेशन रखा सरकी डायनेस्टी का। और मलिक मोहम्मद जैसी जो कि पद्मावत के राइटर रहे हैं, ये इनके कोर्ट पोइट हुआ करते थे। और जौनपुर बेसिकली जौनपुर वाले रीजन में एक डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर इवॉल्व होता है, और उसी डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर को सरकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। और जौनपुर वाज नॉन एज सिराज ऑफ इंडिया, याद रखना है आपको, जौनपुर को सिराज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एंड मोस्ट नोटेबल एग्जांपल ऑफ सरकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो जौनपुर में है वो है आपका अटकला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद एंड जमा मस्जिद, ये याद रखना है आपको, है ना। और ये आप मेन सेंसर राइटिंग में आर्ट एंड आर्किटेक्चर के टॉपिक के लिए यूज कर सकते हो इनके कंट्रीब्यूशन, बिकॉज ये जो रूलर होते हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं एग्जाम में, और इनको अगर रिफ्लेक्ट करवाते हो तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं ये पसंद करेगा कि हाँ इनको डीप नॉलेज है कहीं ना कहीं हिस्ट्री के, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर या फिर आपका एंशिएंट हिस्ट्री या मेडावल हिस्ट्री के बारे में, बिकॉज ये सब जो रूलर है वो हाईलाइट नहीं रहते, है ना। हम लोग बड़े बड़े रूलर्स के नाम लिख देते हैं, बट ये सब के रूलर्स के भी नाम अगर लिखा जाए, इनके कंट्रीब्यूशन लिखा जाए, तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर होगा वो इम्प्रेस भी होगा। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज, एंड इसी के साथ आपका रीजनल
किंगडम खत्म होता है। और नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग बेसिकली विजयनगर एम्पायर के बारे में जानेंगे, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। सो फॉर नाउ, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।